जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था 2024 का साइंस का बोर्ड का पेपर सेट 1, इसमें हमने 34 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। अब 35th क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर ये लिख रहा है कि टी टेक्निकल डिवाइस बताना है या टेक्निक्स बतानी है। टी टेक्निक स्लैश डिवाइसेस यूज बाय वुमेन फीमेल टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है ना, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो उसके बारे में मेंशन करना है और साथ ही साथ उसके साइड इफ़ेक्ट भी बताने हैं। ठीक है, कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे उस मेथड से। ठीक है, तो आपको पता है पहले हमारा फर्स्ट क्या है, ओरल पिल। इसको हम बोलते हैं केमिकल मेथड। ठीक है, इसमें आता है हमारा मालाडी सहेली, एक मेडिसिन आती हैं जिसे फीमेल्स खाती हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए विद इन 24 आवर्स। ठीक है, केमिकल मेथड, इसी में आता है हमारा ओरल पिल्स। ठीक है, अब हम दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ही। तो ये बेसिकली साइड इफ़ेक्ट में क्या करता है, हार्मोन को इम्बैलेंस कर देगा। ठीक है ना, साइड इफ़ेक्ट इसका चेंज द हार्मोनल बैलेंस, चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये तुम्हारा पहला मेथड हो गया। उसके बाद देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा मेथड है हमारा बैरियर मेथड। ठीक है, ये इसको फिजिकल बैरियर भी बोलते हैं। इसके अंदर कॉपर टी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कॉपर टी एक टी शेप रहता है, उसको प्लेस कर देते हैं यूट्रस के अंदर। अब ये बेसिकली टी शेप है तो कभी कभी ये इंटरनली इरिटेशन कॉज करता है, कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी कॉज करता है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट यही है। ठीक है, कॉपर का बना होता है। ठीक है, कॉज इरिटेशन इन यूट्रस। ठीक है, यूट्रस में बेसिकली इरिटेशन कॉज करेगा। अब बात करते हैं थर्ड। थर्ड जो हमारा सर्जिकल मेथड है। ठीक है, सर्जिकल मेथड में फ्लॉपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ट्यूबिकटॉमी। ठीक है, फ्लॉपियन ट्यूब, फ्लॉपियन ट्यूब इन फीमेल इज ब्लॉक। इस केस में स्टिचिंग लगते हैं। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हैवी काम करने से वो स्टिचेस खुल जाते हैं, इसकी वजह से इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट में हमारा लिख लेंगे मे कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारा इसका आंसर होगा बेसिकली फर्स्ट वाले पार्ट का। अगर मेल के अंदर यूज़ करते हैं वास डिफरेंस को ब्लॉक करने के लिए, तो उस मेथड को बोलते हैं हम वास्कोटॉमी। तो कभी कभी पूछ देगा वास्कोटॉमी की डेफिनेशन। ठीक है ना, व्हेन वास डिफरेंस इज ब्लॉक टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, इस टेक्निक इज नोन एज वास्कोटॉमी। और फिलोपियन ट्यूब को अगर ब्लॉक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबिकटॉमी। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में इसने पूछा हुआ बेसिकली कि व्हाट हैपन विल इन इफ, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट विल हैपन इफ इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अगर एग
स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा, और अगर एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। हमें दोनों केसेस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो करते हैं हम सेकंड पार्ट में, ठीक है। देखो बेसिकली अगर फर्टिलाइज एग फर्टिलाइज हो गया, ठीक है ना, एग अगर फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है, एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। ठीक है, यूट्रस को हम वूम भी बोलते हैं, बेसिकली बेबी को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, बच्चा यूट्रस में ही होता है, ठीक है। चलते हैं हम इसके आगे नेक्स्ट। अगर एग फर्टाइल नहीं हुआ, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टाइल, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, तो उस केस में क्या होगा, जो यूट्रस की वॉल है, ठीक है ना, वो यूट्रस की वॉल सेट आउट हो जाती है, ठीक है, निकल जाती है, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पीरियड्स का आना, ठीक है ना। तो द थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है बेसिकली वो जाइगोट को न्यूट्रिशन देने के लिए पर्पस से होता है, ठीक है ना, स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक एंड कम आउट टू द वेजाइना। एज ब्लड एंड म्यूकस के फॉर्म में, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, अगर एग फर्टाइल हो गया तब तो यूट्रस की लाइनिंग में चिपक जाएगा, ठीक है ना, और डिवाइड होना चालू कर देगा, ठीक है। और अगर वो अनफर्टाइल रहा तो यूट्रस की जो लाइनिंग होगी जिसके साथ वो चिपकने वाला था, इसी वजह से जायगोट फॉर्मेशन नहीं हो पाया है, ठीक है ना, क्योंकि एग फर्टाइल नहीं हुआ, स्पर्म नहीं मिला उसको, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो यूट्रस की लाइनिंग है वो मंथ टू मंथ सेट आउट हो जाता है, ठीक है ना, निकल जाता है, फिर नई यूट्रस की लाइन बनती है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसने बोला ड्रॉ द डायग्राम टू शोइंग स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस, ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस एंड लेबल, उसके पार्ट को लेबलिंग करना, ठीक है ना। तो बेसिकली ये डायग्राम बना हुआ नहीं था, ठीक है, ये डायग्राम मैंने खुद लगाया है ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ और हमारा डायग्राम ड्रॉ करने का टाइम बच जाए। एक सेकेंड। तो ये डायग्राम आपका बना हुआ है, यहाँ पर सामने आप देखेंगे डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी। इसने कहा ड्रॉ डायग्राम, ठीक है, डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। ये जो डायग्राम में मार्किंग है ये स्प्रोंगियम है, ठीक है, इसको स्प्रोंगिया भी बोलते हैं, ठीक है, इसको स्प्रोंगिया भी बोलते हैं, ठीक है ना।
ये हमारे स्पोर हैं, ठीक है ना, और ये हमारा हाइफे है। ये सारे राइजोपस के पार्ट हैं। राइजोपस मतलब फंगस ही एक तरीके का, ठीक है ना। आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जो ग्रो करते हैं बेसिकली, अगर ब्रेड को मॉइस्चर मिलता है तभी ये ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो उसने कहा ड्रॉ डायग्राम, तो ये डायग्राम आपका ये रहा, ठीक है। फिर कह रहा है रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा ये बताना हमें, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना, स्प्रॉन्गिया। ठीक है, ये स्प्रॉन्गिया मैच्योर होके ब्रस्ट करता तो स्पोर निकलते हैं, ठीक है ना। और ये जो इसके ब्रांचेज हैं इसको हाइफा बोलते हैं, ठीक है ना, या हाइफे भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेसिकली, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन, ठीक है। उसने पूछा था रिप्रोडक्टिव पार्ट बताइए और नॉन रिप्रोडक्टिव बताइए, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट, वाई डज राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई ऑन ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसको डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। तो मॉइस्चर तो है ही नहीं, तो डिवाइड कैसे होगा। तो इस केस में यहाँ पे लिख देंगे ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड डज नॉट प्रोवाइड मॉइस्चर, एक सेकेंड, डज नॉट प्रोवाइड मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। जो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट चाहिए, नेसेसरी चाहिए जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन का मतलब होता है वही सीड से मैच्योर होने के लिए, वो चीज़ें नहीं है इसके पास, ठीक है ना। तो ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड डज नॉट प्रोवाइड मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द germination and multiplication of rhizopus, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में बेसिकली रीजनरेशन भी होता है और बर्डिंग भी होता है, ठीक है ना। एक छोटा सा बर्ड डेवलप होता है और फिर वो मैच्योर होकर हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें ये भी लिख सकते हो, ये इसका सेकंड पार्ट था, ठीक है। लिख देंगे हम बर्डिंग। अगर आप बडिंग लिखते हो तो बडिंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि उसने पूछा वहाँ पर, आप देखोगे तो, ठीक है, कि नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस। अगर मैं बडिंग लिखता हूँ तो बडिंग को एक्सप्लेन करूँगा, अगर मैं रीजनरेशन लिखता हूँ तो रीजनरेशन को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल बडिंग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाइड्रा यूजेज रीजनरेटिव सेल, के पास रीजनरेटिव सेल होते हैं, ठीक है। सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। अ बर्ड डेवलप, या हाँ डेवलप ही लिख लेते हैं, डेवलप एज एन आउटर ग्रोथ, ठीक है, साइड से निकलेगा, ठीक है ना, एज एन आउटर ग्रोथ, ठीक है, ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, ठीक है। एट वन स्पेसिफिक साइट, एक पर्टिकुलर जगह पर होगा, लिखना पड़ेगा आपको, एंड डेवलप
इंटू टाइनी इंडिविजुअल, छोटा सा बनेगा हाइड्रा, मिनी हाइड्रा, ठीक है ना। फिर मैच्योर होने पर, तो ऑन मैच्योरेशन दीज बर्ड डिटैच हो जाएगा, उससे निकल जाएगा, ठीक है ना। दीज बर्ड्स डिटैच, डिटैच मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक है। डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड बिकम न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। ठीक है। इंडिविजुअल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आप चाहो तो इसमें रीजनरेशन भी ले सकते हो, फिर रीजनरेशन को आप एक्सप्लेन करोगे। अब हमारा डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। आपको पता है पावर का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जो डिफाइन करना है मैं एक जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। पावर का जो फॉर्मूला है वो वर्क डन अपॉन में टाइम है, ठीक है ना। वर्क एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, तो हम इसी से एक डेफिनेशन बना लेंगे, ठीक है ना। जब भी टाइम डिनोमिनेटर में रहता है तो हम उसको लिखते हैं रेट, ठीक है ना। इस केस में हम उसको रेट लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन पावर की, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की। ये ए का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस और कंज्यूम, ठीक है ना। या आप इसकी जगह डिसिपेटेड लिख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है। अब इसने पूछा यहाँ पर कि इस पावर को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस। तो जब भी ऐसा कुछ पूछे ना तो हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे उसके टर्म में। तो हमें पता है पावर का जो फॉर्मूला होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में, ठीक है। वो फॉर्मूला होता है हमारा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपसे जो पूछेगा वही चीज़ लिखनी है, अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखनी है, ठीक है ना, क्योंकि आप अननेसेसरी चीज़ें लिखोगे गलत हो सकता है, ठीक है। कोई गलत होगा तो मार्क्स कट भी सकते हैं, तो जो चीज़ उससे पूछा हुआ है सिर्फ वही मेंशन करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे इसके, ठीक है ना। सेकंड के ए वाले पार्ट पे चलते हैं पहले। इसने पूछा है पावर रेटिंग ऑफ द ओवन, ठीक है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है, देखोगे आप, ये वोल्टेज मेंशन है, 11 यूनिट है, ये एनर्जी है बेसिकली, और टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है ना। एनर्जी की जो एसआई यूनिट है कमर्शियल, वो किलोवाट आवर या यूनिट भी लिखते हैं, या इसको बोट भी लिखते हैं। बोट मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेडिंग यूनिट, बोट, BOT, ठीक है। तो 11 यूनिट एक तरीके से बेसिकली उसने एनर्जी ही मेंशन की हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या क्या गिवन है, ठीक है। हमारे पास वोल्टेज गिवन है 220 और एनर्जी गिवन है, ठीक है। 11 यूनिट का मतलब 11 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 यूनिट जो होती है बेसिकली 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है, ठीक है। और ये अगर हम जूल में देखेंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल था, ठीक है ना। ये याद रखेंगे आप लोग। या ये 1 बोट के भी बराबर होता है, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेडिंग यूनिट। तो एनर्जी हमारे पास 11 यूनिट दे रखा था, तो हमने 11 किलोवाट लिख दिया, ठीक है। टाइम मेंशन है, टाइम दिया हुआ हमारे पास 5 आवर। आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क एक तरीके से एनर्जी के बराबर ही है, एनर्जी अपॉन में टाइम, ठीक है। एनर्जी कितना था हमारे पास 11 यूनिट यानी 11 किलोवाट आवर। चाहो तो आप उसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना।
किलोवाट को वाट में 5 से काटते हैं, ठीक है ना, 5 आवर था, आवर से आवर कट गया, तो ये आ जाएगा 2.2 किलोवाट, ठीक है। या आप इसको वाट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप ये भी लिख सकते हो 2200 वाट, ठीक है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो नंबर कटने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, तो हम यूनिट जरूर मेंशन करेंगे। इसका इसने बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, इसने बी पार्ट में पूछा हुआ है करंट भी बताना है हमें, ठीक है, कि करंट कितना ओवन से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, ये बी वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। तुम्हें करंट निकालना है तो पावर अपॉन में वोल्टेज, पावर हमने अभी जस्ट निकाला है, कितना है पावर, देखो जब हम इसमें डालेंगे ना तो उसको वाट में कन्वर्ट करके डालेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, किलो वाट नहीं डालेंगे। पावर था हमारा 2200 वाट और वोल्टेज था 220, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये 22 से 10, यानी हमारे पास आई आ गया 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। उसके बाद उसने नेक्स्ट पार्ट में पूछा है रेजिस्टेंस भी बताना है, ठीक है ना, तो आपको पता है हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। मैं इसका सी पार्ट भी लिख दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस निकालना है तो पावर इज इक्वल टू था हमारा वी स्क्वायर अपॉन में आर, आर इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में पी, वी हमारा 220 इंटू 220 क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। पावर हमने भी देखा था 2200, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 22 से 22, तो ये आ गया 22 ओम, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस भी निकल गया, ठीक है, जो जो चीज़ उसने पूछी हुई थी हमने सब निकाल दिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें और में पूछा हुआ है, ठीक है, कि राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जब हम इसको कंबाइन कर देते तो आता था हमारा L/A, और जब ये हटता था तब आता था हमारा रो, ठीक है ना, R इज इक्वल टू, ये हटेगा तो कांस्टेंट आएगा रो, इसी रो को हम बोलते थे बेसिकली रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो आपसे इसने पूछा हुआ है कि रिलेशन बताना था रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस के साथ में, तो हम रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है ना। आपको पता है ए इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा R इंटू ए रो एल, रो के लिए निकालना है तो RA/L, ठीक है। सिर्फ आपको सीधा यही फॉर्मूला लिखना है, जो समझाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। R यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ए हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और L हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। अब इसके बाद इसने पूछा है कि रेजिस्टेंस शेप पे डिपेंड करता है, तो नहीं, रेजिस्टेंस कभी भी शेप पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल से, ठीक है ना, कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, ठीक है ना। तो इसने बोला था कि रेजिस्टिविटी मटेरियल के शेप और सिलेंडर पे या क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, ठीक है, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज, ठीक है। चाहे लेंथ बढ़ा लो, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, शेप चेंज कर लो, शेप चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होता, रेजिस्टिविटी कब चेंज होगा, आपने मान लो आयरन की वायर ली थी, आयरन को चेंज करके कॉपर की वायर ले ली, तो उस केस में रेजिस्टिविटी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दूंगा मैं, बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की जगह आप वायर भी लिख सकते हो, इट ओनली डिपेंड नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मैं नीचे ले लेता हूँ उसको, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। अब इसने पूछा हुआ था यहाँ पर
ये हमारा बेसिकली थर्ड का आंसर था, ठीक है ना, कि हाउ वुड यू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अफेक्टेड, क्योंकि मैं यहाँ पर रेजिस्टिविटी समझा रहा था तो इसलिए मैंने आपको इसी में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। लेंथ को अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, थर्ड पार्ट है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हमें एक्सप्रेशन ही लिखना था और कुछ नहीं लिखना था, वो तो समझाने के लिए मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, सिर्फ इतना ही लिखना आपको फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में उसने रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस दे रखा है, सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो जो जो चीज़ें दी हुई मैं पहले उसे लिख लेता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट के लिए, सॉरी। सेकेंड पार्ट में हमारे पास लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है, लेंथ है हमारे पास 3 मीटर और रेजिस्टेंस दे रखा है 60 ओम, ठीक है। और एरिया दे रखा है हमारे पास 4 × 10⁻⁻⁷, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब इसने पूछा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी निकालना, तो हमने रेजिस्टिविटी के लिए भी फॉर्मूला निकाला था, ऊपर ये मार्क किया हुआ है, RA/L, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना था हमारा 60, एरिया है 4 × 10⁻⁻⁷, और L है हमारे पास लेंथ वायर की 3, ठीक है। तो कट आउट कर लेंगे, जो कट रहा होगा 3 से, ये 20 × 4 80 × 10⁻⁻⁷, इसकी जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है रेजिस्टिविटी की, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि आपको पता है 1 0 जो है पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा ये होगा। अच्छा, एक चीज़ और, फर्स्ट पार्ट में इसने देखोगे तो SI यूनिट डिराइव करने के लिए बोला हुआ था, हैंस डिराइव द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे रेजिस्टिविटी की SI यूनिट भी निकालनी थी, ठीक है। तो इसी के आगे मैं ऊपर कंप्लीट कर दे रहा हूँ। फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था ऑलरेडी, RA, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एमीटर की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। आपको पता है 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 मीटर बचेगा ऊपर, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आ गई वो ओम मीटर आ गई, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट का ये पार्ट था, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये लिखा हुआ है, द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट प्योर, दे कंटेन इम्प्योरिटीज, मस्ट बी रिमूव ऑब्टेन प्योर मेटल, ठीक है। ये सब पूरी राम कहानी लिखी हुई है। इसने पूछा है नेक्स्ट, व्हाट इज द कैथोड एंड एनोड मेड ऑफ इन द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर कॉपर की रिफाइनिंग में ये डायग्राम बना रखा है मैंने, ठीक है। ये डायग्राम आता है कभी कभी डायग्राम से एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम डायग्राम बना देंगे बेसिकली, ठीक है। इसमें याद रखने का तरीका आप देखो, एनोड के नीचे ये जमा हो रहा है ना जो इम्प्योरिटीज़, इसको बोलते हैं हम एनोड मड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एनोड मड, ठीक है। ये जो एनोड है ना, बेसिकली जो मड जमा हो रहा है ना, वो इम्प्योर कॉपर के नीचे जमा हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एनोड है वो बेसिकली बना हुआ है इम्प्योर कॉपर से। इम्प्योर कॉपर का मतलब कॉपर के साथ में कुछ दूसरी इम्प्योरिटीज़ है, और जो ये कैथोड है ना, ये प्योर कॉपर से बनता है हमारा, ठीक है। पहले मैं प्रोसेस समझा दे रहा हूँ, और इसके अंदर हम डालते हैं बेसिकली एसिडिफाइड, एसिडिफाइड का मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एसिड और कॉपर सल्फेट। तो आपको पता है कि जब हम कॉपर सल्फेट इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट किस में टूटता है अपनी अपनी वैलेंसी के साथ में, Cu2+ SO4 2-, तो इसमें कॉपर के भी आयन है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये कॉपर था, ये कॉपर, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट वाला एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है, उसका कॉपर है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके इस पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन में एक कॉपर तो कम हो गया, तो ये इम्प्योर वाला जो कॉपर होगा इसका ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ से बाहर निकलते जाएंगे और यहाँ से सॉल्यूशन में से इसके अंदर एंटर करते जाएंगे। तो एक टाइम आएगा जब ये बहुत थिन हो जाएगा और ये हमारा थिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कॉपर को सेपरेट करते हैं। तो अब जरा क्वेश्चन देखते हैं उसने क्या क्या पूछा हुआ है। उसने पहले पार्ट में पूछा था कि व्हाट इज़ द कैथोड एंड एनोड मेड अप ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। आपको पता है
कि जो कैथोड है वो प्योर कॉपर से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैथोड प्योर कॉपर से बना है, कॉपर को COPPER भी लिखते हैं, ठीक है ना। और जो एनोड है वो इम्प्योर कॉपर से बना है, ठीक है। बेसिकली इसका जो CuPPER वाला है वो क्यूप्रस से लिया गया, ठीक है ना, क्यूप्रस और क्यूप्रिक वैलेंसी के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा, कैथोड देख लिया हमने, एनोड देख लिया। फिर कह रहे हैं नेम द सॉल्यूशन यूज इन अबव प्रोसेस एंड राइट इट्स फार्मूला। तो आपने देखा कि सॉल्यूशन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 ऐसे लिख देंगे फॉर्मूला। अब बात करते हैं थर्ड, कह रहा हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पासिस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हमारा पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बेसिकली, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे सेपरेट हो जाते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम डायग्राम भी बना सकते हैं, डायग्राम के थ्रू भी आप दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने डायग्राम तो आपको बना के दिखा दिया, स्टेटमेंट वाइज भी दिखा देता हूँ उसको मैं, ठीक है, कि स्टेटमेंट वाइज हम इसको क्या लिखेंगे। थर्ड का ए पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, लिखेंगे प्योर कॉपर, सॉरी इम्प्योर कॉपर, impure copper from the anode dissolve into electrolyte। तो आपने देखा था क्या, इम्प्योर कॉपर से ये जो एनोड है ये इम्प्योर कॉपर का बना था, उसी से कॉपर बाहर निकल के सॉल्यूशन में जा रहा था, इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा था, ठीक है ना। जितना इधर आएगा उतना ही वो ऊपर गैदर्ड होगा, ठीक है ना। एंड इक्विवेलेंट अमाउंट का मतलब जितना उधर से आएगा सॉल्यूशन में उतना ही वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर या प्योर मेटल, कॉपर मेटल या प्योर कॉपर लिख सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट ऑन कैथोड, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी देख सकते हो आप, ठीक है ना, रिएक्शन देख लो जरा एक बार, ठीक है, एट एनोड। तो एनोड पे देखा हमने कॉपर सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आने के लिए किसी भी मटेरियल को अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। कभी कोई पूछ देगा कि एनोड पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। फिर से हम ऐसे ही एट कैथोड सॉल्यूशन वाला जो कॉपर था, कॉपर 2 प्लस वो जा रहा था, कॉपर 2 प्लस टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन बिकम सॉलिड, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो ध्यान रखना कैथोड पे क्या होगा हमारा, इसी का जस्ट अपोजिट रिडक्शन, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया बेसिकली, ठीक है, जो पार्ट था। अब चलते हैं थर्ड के बी पार्ट पे, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। थर्ड के बी पार्ट में इसने बोला है कि 2 बीकर है, ठीक है, एक बीकर ए है और एक बीकर बी है, और एक में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है
दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सॉरी। फिर कह रहा है 2 घंटे बाद अगर उसमें हम जिंक की, एक में जिंक का स्ट्रिप डाल रहे हैं और एक में सिल्वर का स्ट्रिप डाल रहे हैं बीकर बी में, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना। और उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है कि क्या एक्सप्लेनेशन होगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, एक सेकंड, जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जगह की बहुत कमी है, ठीक है। थर्ड का ये बी वाला पार्ट है, थर्ड का बी पार्ट है, ठीक है। तो उसने बीकर ए में बेसिकली क्या डाला था, जिंक, ठीक है। तो आपको पता है जिंक डाला है, और बीकर बी में हमारा क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ठीक है। तो कॉपर से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आपको पता ही है, ठीक है ना। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा के ZnSO4 हो जाएगा और कॉपर बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ब्लू कलर है, ये इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है ना, वो ब्लू कलर फेड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स, ठीक है, या बिकम कलरलेस भी लिख सकते हो आप। रीज़न में लिखेंगे कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, ठीक है। अब आते हैं बीकर बी में, और ये बीकर ए का था, एक सेकेंड, क्या लिख दिया मैं, एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पर बीकर ए में कॉपर सल्फेट डाला है और जिंक का स्ट्रिप डाला था बीकर ए में, ठीक है। तो हमने बीकर ए का देख लिया अभी, ठीक है। अब बीकर बी की बात करेंगे। बीकर बी में से जो डाला वो सिल्वर है, ठीक है ना। बाकी दोनों में सॉल्यूशन जो वो कॉपर सल्फेट का ही है, ठीक है। तो बीकर ए का हमने देख लिया है। अब बीकर बी का देख लेते हैं एक बार। तो बीकर बी में उसने सिल्वर डाला था, ठीक है। और सिल्वर आपको पता है कॉपर से लेस रिएक्टिव है, तो इस केस में नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा कोई, ठीक है ना। रीजन में लिख देंगे सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे, नेक्स्ट। ये आते हैं मेंडल वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें इसने बताया हुआ है बेसिकली कि मेंडल ने हेरिडिटी के ऊपर काम किया था, उसके लिए उसने गार्डन पी का इस्तेमाल किया था, ठीक है। और जो कैरेक्टर विजिबल हुए थे उसको उसने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन मेंडल क्रॉसेस पी प्लांट विथ प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट। प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट में आपको पता है कि सारे के सारे जो निकलते हैं प्रोगैनी, वो सारे क्या होते हैं, टॉल। वहाँ पर वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो नहीं कर पाता, ठीक है ना। पर डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है, रिसेसिव कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी जो शॉर्टनेस है वो विजिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि F1 में क्या हुआ था, उसी के बारे में लिखना है हमें। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इन F1 जनरेशन, एक सेकेंड, इन F1 जनरेशन, ठीक है। किसी के भी F1 जनरेशन में ना जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं वो विजिबल नहीं हो पाते, ठीक है ना। अगर आप प्योर टॉल और प्योर, मतलब प्योर दोनों के अगर आप जीन लेते हो, ठीक है ना, डोमिनेंट वाले भी और रिसेसिव वाले भी। तो इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टॉल, यही ऑब्जर्वेशन था उसका, ठीक है। नो शॉर्ट वर ऑब्जर्व। फिर कह रहा है राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट और रिसेसिव। आपको पता है डोमिनेंट वाला जो होता है बेसिकली वो अपना, अच्छा इसमें 2 ऑब्जर्वेशन लिखना था क्या, 2 ऑब्जर्वेशन लिखना है, ठीक है ना। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लिख देंगे नो मीडियम हाइट प्लांट, ठीक है ना। या तो इसमें देखो लंबा होता है प्लांट या तो छोटा होता है, इसमें मीडियम हाइट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। सेकंड में इसमें लिख देंगे, ये फर्स्ट था हमारा ये वाला, सेकंड में लिख देंगे नो मीडियम हाइट प्लांट्स, ठीक है ना। क्लियर। अब चलते हैं, इसने पूछा राइट वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट जीन पता ही है, दूसरा जीन कुछ भी हो वो अपनी अपीयरेंस शो करेगा ही करेगा। रिसेसिव तभी होता है जब दोनों वाले जीन रिसेसिव वाले होने चाहिए, ठीक है ना, दूसरा पेयर भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
हाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। एक ही डिफरेंस लिखना है बेसिकली। सेकंड वाले में डोमिनेंट का सिंगल कॉपी ऑफ डोमिनेंट ट्रेड, सिंगल कॉपी ऑफ डोमिनेंट ट्रेड, या इसको ट्रेड भी पढ़ते हैं, इज इनफ टू गेट, इज इनफ टू गेट एक्सप्रेस, ठीक है ना। और वैसे भी डोमिनेंट जीन हमेशा ही एक्सप्रेस होते हैं, वो कभी भी दबेगा नहीं, तो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। अब इसी में रिसेसिव मुझे अगर एक्सप्लेन करना हो तो रिसेसिव यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। RESSIV रिसेसिव, ठीक है। ओनली एक्सप्रेस तभी होगा जब वो पेयर में होंगे, ठीक है ना। ओनली एक्सप्रेस व्हेन प्रेजेंट इन पेयर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। इसने पूछा थर्ड के ए पार्ट में, आप देखोगे तो थर्ड के पार्ट में इसने पूछा हुआ है कि राइट पर इन अ क्रॉस विथ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये रहा प्योर और ये रहा, दोनों प्योर ही हैं, ठीक है। ये राउंड येलो है, इसमें सारे डोमिनेंट वाले जीन हैं, इसमें सारे रिसेसिव वाले जीन हैं, क्योंकि डोमिनेंट जीन को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव वाले को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा है मेंडल ऑब्जर्व 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन F2 बाय विच डिड ही ऑब्टेन F2 जनरेशन, राइट द रेशियो। तो आपको पता है इसमें जो रेशियो था वो 9:1 था, ठीक है ना, राउंड और येलो का और रिंकल और ग्रीन का, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेशियो जो था वो क्या था हमारा 9:1, यहाँ पे भी लिख देंगे राउंड येलो वर्सेस रिंकल ग्रीन, ठीक है। इसका रेशियो था 9:1, ठीक है। अब इसमें इसने भी पूछा हुआ है कि बाय विच मेथड ही ऑब्टेन F2 जनरेशन, तो उसने किस मेथड से ऑब्टेन किया था, सेल्फ पॉलिनेशन से, ठीक है, क्योंकि उसी प्लांट का उसने उसी से पॉलिनेशन कराया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो इसका आंसर ये हो गया रेशियो का, और इसका आंसर हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे प्लांट को लेते हैं, ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन। फिर कह रहा है, इससे उसने कंक्लूजन क्या निकाला इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, कि ट्राइड्स जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, एक से ये दूसरे में पास होते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली होते हैं, ठीक है ना। कोई कोई डिपेंड भी करता है, कोई कोई इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली है, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि F1 जनरेशन में सारे लंबे ही होते हैं, ठीक है, जबकि उसके अंदर शॉर्ट वाले जीन्स भी मौजूद है, बट वो शो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ट्राइड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ट्राइड्स आर इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है एक से दूसरे में पास होना, ठीक है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट, उसमें इसमें पूछ रहा है थर्ड के बी वाले में कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट इट इज़ पॉसिबल दैट द ट्रैट इज़ इनहेरिटेड, ट्रैट आया है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, अभी बताया मैंने F1 जनरेशन के केस में होता है, ठीक है। F1 के केस में क्या है कि उसके पास शॉर्ट वाले जिन भी हैं, लेकिन जो टॉल वाले जिन थे यानी डोमिनेंट वाले जिन थे उसने रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया है, ठीक है ना। तो इसमें हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू लिख देंगे, और क्या करेंगे, हाँ तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू लिख देता हूँ उसके बी वाले का आंसर, ठीक है, कि इफ़ ई प्लांट
with yellow seeds are crossed with green seeds. ठीक है, it is found that F1 generation in all the plants have yellow seeds. ठीक है, येलो सीड्स आए, लेकिन जब उसने F1 को सेल्फ पॉलिनेट किया, आपस में ही पॉलिनेशन कराया, तो हम बोलते हैं F2 जनरेशन जब दोबारा करवाते हैं तो। ठीक है, व्हेन F1 plants are self pollinated, it is found that in F2 generation plants with yellow seeds and plant with green seed, ठीक है ना, plants with green seeds। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है ग्रीन सीड्स सो दैट द ट्राइट आर इनहेरिटेड बट ओनली वन ट्राइट इज विजिबल इन F1। आया तो दोनों था, लेकिन F1 में सिर्फ एक ही आया। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, बोथ द ट्राइट्स आर इनहेरिटेड but only one triad is visible in F1। प्रोगैनी। ठीक है, will the other remain unexpressed। ठीक है, यानी जो दूसरा ट्राइड था वो वैसे के वैसे ही दब गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा ये चैप्टर कह रहा हूँ, ये हमारा जो पेपर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 39 क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है स्टडी द डाटा, जो हमारे पास मेंशन है। ठीक है, और इसको रीड करते हुए बताना है, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इन विच वन ऑफ द केसेस द मिरर विल फॉर्म डिमिनिश्ड। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। फोकल लेंथ 20 है, ठीक है, और ये फोकल लेंथ 15 है, ठीक है, और इसमें फोकल लेंथ 30 है। फोकल लेंथ जब 20 था, ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 45 है। इसका मतलब फोकल लेंथ से अवे रखा हुआ है, काफ़ी अवे। ठीक है ना, और उस केस में पता ही आपको उतना छोटा नहीं बनता इमेज। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा जो, एक सेकेंड सॉरी, मैं इसका डायग्राम आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर F है और यहाँ पर हमारा क्या था C। अगर फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है, ठीक है, पहले केस में आपको पता है कि जब सबसे पहले स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसका साइज़ बहुत छोटा होता जाता है। ठीक है ना, इमेज जो है बहुत छोटा होता है। फिर जैसे जैसे हम
फोकस की तरफ बढ़ते जाते हैं वो इमेज का साइज़ बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर फोकस के बाद आते हैं तो वापस हमें चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये फोकस से जितना दूर होगा उतना साइज़ में वो क्या होगा, छोटा, ठीक है। तो उसने पूछा है कि किस केस में ये डिमिनिश्ड बनेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 है। इसका मतलब ये फोकस से बहुत दूर है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप 15 है, ये 20 का 10 डबल से 5 ज़्यादा है, यहाँ पर 15 का 30 है ये, ठीक है। यानी सी वाला केस है ये वाला, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखो फोकस 30 है, ये 20 है, इसका मतलब ये यहाँ रखा हुआ फोकस के अंदर ही रखा हुआ है, ठीक है। यानी जो पहला वाला केस है उसके अंदर हमारा जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है ना। तो मिरर ए में लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। मिरर ए जो होगा वो डिमिनिश्ड बनाएगा, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ उसने पूछा हुआ देखोगे तो कि जस्टिफाई करना आंसर को, तो इसमें जस्टिफाई में ये लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि एफ हमारा 20 है तो फोकस हमारा 20 है फोकल लेंथ, और इस केस में यहाँ से अगर यहाँ तक देखूंगा मैं तो कितना होगा 40, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 45, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है फोकस से जितना अवे रहता है उतना ही वो साइज में छोटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसके आंसर में कि एज द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है। ये कह रहा है दो प्रॉपर्टीज बताइए इमेज फॉर्म इन केस 2। तो आपको पता है फोकल लेंथ यहाँ पर 15 है सेकंड वाले केस में, और यहाँ पर फोकल लेंथ 20 है, तो हमारा सी कितना होगा यानी आर कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, इसका डबल। और ऑब्जेक्ट जस्ट देखो डबल पे रखा हुआ है 15 के 15 था, सॉरी लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। सेकंड वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में इसने पूछा हुआ केस 2 में, ठीक है। फोकस है हमारे पास 15 और आर कितना है 30, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है। इसका मतलब इसने लिखा हुआ है यहाँ पर कि दो प्रॉपर्टीज़ बतानी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमारा इसी के इक्वल है, देखोगे तो आप। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आर पे प्लेस किया हुआ है, सी पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है ना। और सी पे जब प्लेस करता है तो आपको बताइए सेम साइज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसका सेम साइज, और मिरर के इधर बनता तो पता है ना आपको रियल और इन्वर्टेड होता है, ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं तीनों में से, सेम साइज लिख सकते हैं, रियल लिख सकते हैं, इन्वर्टेड लिख सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड का ए। ये कह रहा है व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर सी। तो आपको पता है यहाँ पर फोकस कितना है, सेकेंड थर्ड वाले केस में हमारे पास फोकस है 30, ठीक है। फोकस 30 का मतलब आर कितना हो गया 60, यानी जो सी है वो 60 होगा, ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर पे। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, इसका मतलब ये फोकस से अंदर ही रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में है। और फोकस और पोल के बीच में आपको पता ही है कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल और डायरेक्ट, ठीक है। उसका डायग्राम भी एक्सप्लेन करना है, तो डायग्राम नीचे बना रखा है मैंने, वर्चुअल और डायरेक्ट, ठीक है। और साइज बढ़ जाता है, ठीक है ना, जैसे डायग्राम में दिखाता हूँ आपको तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर साइज बढ़ गया है, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा, यहाँ पर हमारे पास फोकस दे रखा था, फोकल लेंथ दे रखा था 30, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इससे कम था तो उसका मतलब यहाँ आएगा कुछ 20, ये बना हुआ हमारा, ठीक है। वर्चुअल इमेज है, ये मिरर के पीछे बनता है और ये डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज की खासियत ये होती है कि उसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। फिर थर्ड का इसमें और वाला पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल है हमारा बेसिकली। इसमें दे रखा है इसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, तो यू लिख लेते हैं, यू हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ आपको पता ही है नेगेटिव होगा,
इसने v पूछा हुआ है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फार्मूला है, ठीक है। हमें जो निकालना है उसके लिए पहले फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें v निकालना है तो v को यहीं रखते हैं, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। f है हमारे पास -12, जब भी नेगेटिव साइन हो डिनोमिनेटर में तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। u है हमारे पास -18, अब पता है माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा और इस डिनोमिनेटर का नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, तो 1/12 माइनस माइनस प्लस 1/18। इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा हमारा 36, 12 3 जा कितना होता है 36, तो -3 और 18 2 जा 36, तो ये आ गया -1/36। आप इसको पलटोगे तो ये आ जाएगा -36, और माइनस का मतलब को पता ही है, ठीक है। ये इमेज जो होगा वो रियल होगा, ठीक है ना, रियल इमेज होगा। इसने पूछा था पोजीशन, तो यहाँ पे लिख देंगे रियल इमेज मिरर के फ्रंट में ही बनता है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द पोल। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पेपर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बाद में आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि अभी पता आपको एग्ज़ाम आने वाले हैं। थैंक यू, बाय।